हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल एमआरआई रिपोर्ट। ये ग्रेड 5 का फिस्टुला है और इसमें हम एमआरआई रिपोर्ट के साथ-साथ जो फिस्टुलोग्राम में जो रिपोर्ट आती है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ट्रीटमेंट प्लान सीखेंगे। क्योंकि जो ऐसे ट्रैक फिस्टुला में जो ब्लाइंड ट्रैक होते हैं और जहाँ पे हम छारसुत नहीं लाइगेट कर सकते या कोई भी यंत्र शस्त्र का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उन ट्रैक को हम कैसे हील कराएंगे। स्पेशली हम हाई एनल फिस्टुला की बात कर रहे हैं, ग्रेड 5 और ग्रेड 4 के फिस्टुला या ग्रेड 3 के भी जो फिस्टुला जो लिवेटर नई मसल के आसपास से ट्रेवल करके अंदर जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फिर हम इसकी एमआरआई फिल्म जो हमारे पास रिपोर्ट है, फिर हम उसका फिल्म में देखेंगे कि जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो फिल्म में बिल्कुल वही ट्रैक दिख रहा है या इससे कुछ अलग दिख रहा है। क्योंकि कई बार एमआरआई रिपोर्ट हम लोग जब देखते हैं तो कई बार जो हमारा केस होता है उससे कई बार रिपोर्ट जो है थोड़ा अलग दिखाई देती है। तो इसी तरीके हम सीख भी लेंगे कि जो हमारे पास रिपोर्ट आती है उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम रिपोर्ट पढ़ते हैं। Internal opening is noted in the posterior anal canal at 6 o'clock position in the dentate zone, approx 2.6 centimeter from the anal verge. From this internal opening, a fistula tract is seen merging with transphynteric perianal abscess, piercing through the external sphincter at 8 to 7 o'clock position. The craniocaudal extent of the abscess measures 4 centimeter extending from the supralevator pararectal region to the posterior superficial near the anal verge। तो ये हमारा केस है। रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। ग्रेड 5 का फिस्टुला है क्योंकि जब भी फिस्टुला ट्रैक लिवेटर नई मसल को पार कर जाएगा यानी इसको पियर्स करके ऊपर चला गया, ट्रैक जब रेक्टम के आसपास आ जाएगा तो वो ग्रेड 5 का फिस्टुला हो जाएगा। जब तक आपका फिस्टुला ट्रैक लिवेटर नई मसल के नीचे तक है तब तक तो वो ग्रेड 4 कहलाएगा। जैसे ही आपका ट्रैक लिवेटर नई मसल को ऊपर जाएगा, चाहे वो इंटरस्फिंक्टर स्पेस के थ्रू ऊपर जाए, चाहे इसके थ्रू ऊपर जाए और चाहे ये इश्यूएनल या इश्यूरेक्टल फोसा के थ्रू ऊपर जाए, लिवेटर नई मसल को जैसे ही ट्रैक को पार करता है वो ग्रेड 5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा यह जो अभी हमने रिपोर्ट पढ़ा उसके हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरनल ओपनिंग है वो कहाँ पे है, 6 ओ क्लॉक पे है। फिर ये इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को जो पियर्स कर रहा है वो 7 टू 8 ओ क्लॉक पे यहाँ पे पियर्स किया। फिर उसके बाद जब ये इश्यूएनल फोसा में राइट साइड पहुंचा तो यहाँ से एक ट्रैक जो इसमें एक एब्सेस में कन्वर्ट हुआ, ये ट्रैक एब्सेस जो है वो ऊपर की तरफ, यानी ये जो ट्रैक है वो पेरिनल स्किन से क्रैनियो काउडल एक्सटेंशन का मतलब होता है, क्रैनियो मीन्स होता है हेड और काउडल मतलब होता है टेल, यानी स्किन से लेके ये जो लिवेटर मसल होती है इस वाले, अगर यहाँ से ट्रैक ऊपर जाएगा तो इसका मतलब क्रैनियो और नीचे की तरफ जाएगा तो काउडल। तो क्रैनियो मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड और काउडल मतलब होता है टुवर्ड्स द टेल बोन। तो क्रैनियो काउडल जो लेंथ है टोटल वो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर है और कहाँ पे है, पैरारेक्टल रीजन में है। पैरारेक्टल क्या होता है, देखिए एक होता है प्री और एक होता है पैरा। प्री का मतलब होता है फ्रंट और पैरा का मतलब होता है साइड। जैसे मेरे सामने कोई खड़ा होगा तो वो होगा प्री और मेरे बगल में अगर कुछ होगा तो वो होगा पैरा। तो अभी हम आपको इसमें जब दिखाएंगे तो आपको क्लियर करेंगे कि पैरा कब कहेंगे और प्री कब कहेंगे। तो यानी जो रेक्टम है इसके चारों तरफ, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, ये जो एब्सेस है वो लगभग हॉर्सो शेप टाइप का फैला हुआ है और ये इसका एक्सियल सेक्शन है, ये इसका कोरोनल सेक्शन है। अगर जरा हम इस जो रिपोर्ट पढ़े हैं जरा इसमें हम लोग फिल्म में आके देखते हैं तो हमें फिल्म में देखें हमें वो चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये जो ट्रैक है ये जो है हम लोग इसको जो है कोरोनल सेक्शन में देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है और देखिए ये राइट साइड में देखिए जो वाइट वाइट सा स्पॉट आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये आपको ट्रैक मिल रहा है। देखिए यहाँ से ये लगभग 7 ओ क्लॉक के आसपास यहाँ पे है और देखिए ये ऊपर की तरफ लगभग 10 ओ क्लॉक तक, 10 से 11 ओ क्लॉक तक ये जो है इश्यूरेक्टल फोसा में ये जा रहा है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एंटीरियर साइड में भी हल्का सा दिख रहा है। यहाँ पे ये ट्रैक आपका ये जो है एक्सियल सेक्शन है, सॉरी कोरोनल सेक्शन है। कोरोनल सेक्शन ये है। फिर हम आपको दिखाते हैं एक्सियल सेक्शन और सैजिटल सेक्शन। ये आपका जो रिपोर्ट है ये जो है इसमें जब डाई डाल के करते हैं तो ये फिल्म इस तरह आती है। आपने अभी इसके पहले भी फिल्म देखी थी, उसके कंपैरिजन में यहाँ की फिल्म थोड़ा सा अलग तरीके से है। यहाँ पे देखें ये इसका जो है एक्सियल सेक्शन है, ये एनल कैनाल है, जहाँ मेरी फिंगर है वो एनल कैनाल है
और एनल कैनाल के लेफ्ट साइड में देखिए, सॉरी राइट साइड में देखिए, ये जो व्हाइट व्हाइट सा ट्रैक दिख रहा है, यही आपका पूरा का पूरा ट्रैक है। देखिए यहाँ पे लगभग 7 o'clock के सामने से शुरू हो रहा है और लगभग कहाँ तक गया है, लगभग 10 या 11 o'clock तक गया है। तो अगर हम देखें ये 7 o'clock और ये 11 o'clock, तो इसके बीच में आपका पूरा ट्रैक पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इश्यूएल रेक्टल फोसा में एब्सेस है और यहाँ पे ये हमारी पूरी एनल कैनाल है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर ये ट्रैक पड़ा हुआ है। फिर हम इसका एक नीचे लाइए, ये इसका एक्सियल सेक्शन, सॉरी इसका सजाइटल सेक्शन में देखिए, सजाइटल सेक्शन में देखिए ये है आपकी बैकबोन, ये है बैकबोन, टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, और टिप ऑफ द कॉक्सिक्स के सामने क्या होता है, हम जानते हैं लिवेटर इनिंग मसल कहाँ होती है, यहीं पे होती है, और लिवेटर इनिंग मसल यहाँ पे होती है। और ये देखिए आपका, ये आपका है यूरिनरी ब्लैडर, ये है प्रोस्टेट, और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस, और यहाँ से जब एक लाइन हम खींचेंगे तो ये आपका देखिए ये है आपकी लिवेटर इनिंग मसल। तो लिवेटर इनिंग मसल के थोड़ा ऊपर तक देखिए तो यहाँ पे हल्का सा एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, यानी ये लिवेटर इनिंग मसल को थोड़ा सा ऊपर तक गया है ट्रैक। सजाइडल सेक्शन, सजाइडल सेक्शन में हम देख सकते हैं, सजाइडल सेक्शन में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे हमेशा बैकबोन को पहले देखते हैं। अगर आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल देखना है तो पहले बैकबोन को देखते हैं। ये इसका देखिए, ये है S1, ये है S2, ये है S3, ये है S4, ये है S5, और टिप ऑफ द कोकिक्स अगर हम देखें तो ये हमारा टिप ऑफ द कोकिक्स है, और ये है आपका S5, S4, S3, S2, S1। अगर हमने पहले भी पढ़ा था, जब हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ एनल कैनाल पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था रेक्टम जो है कहाँ शुरू होता है, जहाँ पे S3 की शुरुआत होती है वहां से रेक्टम शुरू होता है, और कहाँ तक खत्म होता है, जहाँ पे टिप ऑफ द कोकिक्स होता है। तो ये जो एरिया व्हाइट व्हाइट आप देख रहे हैं, ये हल्का सा कर्व एरिया, ये है आपका रेक्टम। रेक्टम और सैक्रम के बीच में वो थोड़ा सा हल्का हल्का वाइड सा एरिया अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये है प्री सैक्रल स्पेस, और इसी प्री सैक्रल स्पेस में कभी भी आपको ये वाइट वाइट सा अगर एरिया आपको दिखता है, तो कभी कभी हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये कोई ट्रैक तो नहीं है, कोई एब्सेस तो नहीं है। ये एब्सेस नहीं है, ये रेक्टम और सैक्रम के बीच में जो स्पेस होता है वो ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे अभी हमें जो है एब्सेस यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपको ट्रैक बहुत क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे हल्का हल्का इन्फिल्ट्रेशन दिख रहे हैं, यहाँ पे ट्रैक आपको क्लियर दिख रहा है। और ट्रैक कहाँ पे दिख रहा है अगर आप देखिए, अभी हमने देखा ये क्या है, टिप ऑफ द कोकिक्स है, और टिप ऑफ द कोकिक्स से यहाँ से एरिया जाता है, तो देखिए लगभग इनरोटल जंक्शन जहाँ पे है, यानी लिवेटर निक मसल से थोड़ा सा ऊपर तक ये जो एब्सेस है वो थोड़ा सा ऊपर तक गया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसमें और क्या देखेंगे, ये हमारा सैक्रम था, ये हमारा रेक्टम था, ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर है, देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये आपका जो है ये एरिया, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रोस्टेट है। तो प्रोस्टेट के सामने जब हम कभी डिजिटल एग्जामिनेशन करते हैं, जब फ्रंट इससे उंगली से हम फील करते हैं, तो हमें क्या प्रोस्टेट यहाँ पे फील होता है। ये देखिए ये प्रोस्टेट है, और जहाँ पे प्रोस्टेट खत्म होता है और यहाँ पे टिप ऑफ द कोकिस, यही आपकी लिवेटरिंग मसल होती है, और ये एरिया पूरा आपका क्या है, ये एनल कैनाल है, और यहीं पे प्यूबोरेटलिस मसल होती है। तो इसमें हम क्लियर देख सकते हैं। अब ये इसका एक्सियल सेक्शन देखिए, यहाँ पे एक्सियल सेक्शन कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे मेरे दो फिंगर है, ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, और इस्चियल ट्यूबरोसिटी से एक बोन यहाँ तक देखी जा रही है, ये है आपका इस्चियोपुबिक, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है, और ये आपकी एनल कैनाल है, ये एनल कैनाल है, और ये जो ब्लैक ब्लैक सा एरिया दिख रहा है ये हल्का सा, ये आपका क्या है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, और एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर देखिए ये आपका जो एब्सेस है, यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ एब्सेस को आप देख पा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर देखें तो यहाँ पे देखिए ये एनल कैनाल है, ये एब्सेस देखिए लगभग 7 o'clock से लगभग शुरू हुआ है, और कहाँ तक गया है, 11 o'clock तक, लगभग 10 o'clock या 11 o'clock तक ये ट्रैक आपका गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, अभी मैंने देखिए पिक्चर बनाई थी, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे देखिए ऐसे का। तो जब आपका ट्रैक हमेशा डीप सीटेड टिश्यू में होगा तो वो थोड़ा सा हॉर्सू शेप टाइप का वो ट्रैक होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग यहाँ पे जहाँ से शुरुआत हो रही है, और ये वाला देखिए ये हॉर्सू शेप टाइप का आपका बन रहा है, नहीं बन रहा है। एनल कैनाल आपकी ये हो गई, एनल कैनाल के बाहर ये जो व्हाइट व्हाइट सा एरिया है ये इस्चियल फोसा है, ये देखिए। तो जिस तरह उन्होंने हमें एमआरआई रिपोर्ट लिख के दी है, लगभग आपका ये मैच कर रहा है, और इस केस को सॉल्व करने का तरीका हम सीखेंगे। चूंकि इसमें अगर देखें तो ये थोड़ा सा कर्वी लीनियर है, ये ट्रैक कैसा है, कर्वी लीनियर है, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग तो 6 o'clock पे है, और एक्सटर्नल जो मिल रही है वो इस एरिया में मिल रही है, तो थोड़ा कर्वी लीनियर है। दूसरा,
ये एब्सेस है, ये डीप सीटेड एब्सेस है। तो अब एब्सेस में क्षार सूत्र अगर लाइगेट करेंगे तो क्या ये एब्सेस ठीक हो जाएगा? एक क्षार सूत्र से तो बहुत मुश्किल है ठीक होना। तो हमने जो पहले बताया था कि एक क्षार सूत्र तो हम जहाँ पे पेरिनल स्किन है, जहाँ पे इसकी एक्सटर्नल वहां से वहां तक क्षार सूत्र लाइगेट कर देंगे। लेकिन जो ये वाला ट्रैक है, ये वाला जो स्पेस, एक तो ये डीप इस्चियोनल फोसा में ट्रैक, और जो ये पैरारेक्टल स्पेस है जहाँ पे इस एरिया में जो ट्रैक है, इसका क्या करना है? तो इसमें हम लोग वही करते हैं कि जो ये जो ट्यूब है, इसमें वही जो भी आपको सोल्यूशन, चाहे वो ग्राम नेगेटिव को कवर करने वाला सोल्यूशन हो, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव प्लस ग्राम नेगेटिव यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का सोल्यूशन यूज कर सकते हैं। इसमें सुबह लैट्रिन से पेशेंट के आने के बाद आप ऐसे पाइप में इसको फ्लूइड भरिए, और यहाँ पे ये पाइप रख के इसको जब आप कस के पिचकारी जैसा, देखिए जब इसको स्पीड से मारेंगे तो जो फ्लूइड है, जो मान लेते हैं ये हमारा, ये पाइप से मान लेते हैं पाइप हमारी यहाँ तक आ गई, ये आपकी ये सिरिंज यहाँ पे हमने यूज कर दी। जब हमने फ्लूइड कस के मारा तो जो फ्लूइड जाएगा वो आपके जितने भी एरिया थे यहाँ पे जो ब्लाइंड ट्रैक था, उसमें जब फ्लूइड कस के अंदर जाएगा तो जो इस ट्रैक के अंदर पस था, डेब्रीज थी, डेड सेल्स थे, फॉरेन पार्टिकल था, वो सब क्या हो जाएगा? वो धीरे धीरे वॉश आउट होता रहेगा। और किसी भी एब्सेस को जब हम ड्रेन कर देते हैं, उसके बाद ड्रेन करने पे हम क्या देखते हैं? उसमें से पस निकलता है, उसमें से डेड सेल्स निकलते हैं, उसमें बैक्टीरिया निकलते हैं, उसमें और फॉरेन पार्टिकल निकलता है। एक बार आपने किसी पस को ड्रेन कर दिया, अगर अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे किसी एब्सेस को, तो फिर दोबारा हो जाएगा। तो अगर हम सुबह शाम इस ट्रैक को क्लीन करते रहें आफ्टर क्षार सूत्र लाइगेशन, तो आप विश्वास करिए ये जो ब्लाइंड ट्रैक होते हैं, जो जहाँ पे हम क्षार सूत्र नहीं लाइगेट कर सकते, वो भी ट्रैक धीरे धीरे क्लीन होते जाएंगे। और ऐसे लगभग हमने हजारों केस में इसका प्रयोग किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें पस बहुत कम आता है, पेशेंट को पेन बहुत कम होता है, रिकरेंस चांसेस बहुत मिनिमाइज किए जा सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी सर्जरी फिस्टुला में 100% एश्योर नहीं करती कि ये एक ही प्रकार, एक ही मतलब जो सर्जरी हम करने जा रहे हैं कि क्या 100% उससे ठीक हो जाएगा पेशेंट, नहीं। इसीलिए फिस्टुला ही एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबसे ज्यादा रिकरेंस रेट है, और सबसे ज्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके जो ट्रीटमेंट मोडेलिटीज हैं, यानी जो इसका इलाज का तरीका है, जैसे लिफ्ट है, फाइब्रिन ग्लू है, वैप्ट है, इफ्टेक है, और अपना क्षार सूत्र है, या और भी बहुत जो तरीके हैं इस फिस्टुला को ठीक करने के, कोई भी 100% एश्योर नहीं कर सकता कि फिस्टुला आपका एक बार में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम आफ्टर कोई भी प्रोसीजर करें, क्षार सूत्र करें या कोई भी प्रोसीजर करें, उसके बाद अगर हम फिस्टुला ट्रैक की क्लीनिंग पे फोकस करें, तो इस केस को हम रिकरेंस रेट से बचा सकते हैं। रिकरेंस को हम बचा सकते हैं। क्यों रिकरेंस फिस्टुला में दोबारा क्यों हो रहा है? सर्जरी तो सब लोग करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन दोबारा क्यों पेशेंट होता है? दोबारा इसलिए हो जाता है, सुबह जब पेशेंट मोशन के लिए जाएगा, जब मल त्याग करेगा, तो मल के कुछ टुकड़े इस इंटरनल ओपनिंग के थ्रू इस वाले एरिया में आ जाते हैं, और जैसे ही मल का टुकड़ा जो भी घाव था उसमें पहुंचा, वहां पे दोबारा इंफेक्शन होना शुरू हो जाएगा, दोबारा बैक्टीरिया फिर से आ जाएंगे, और दोबारा जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करना शुरू होगा, नया ट्रैक बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें रिकरेंस रेट ज्यादा है। अगर हम पोस्ट केयर मैनेजमेंट यानी ऑपरेशन के बाद अगर हम फिस्टुला ट्रैक को सही से क्लीनिंग करें, हाइजीन मेंटेन रखें, तो रिकरेंस रेट को, मतलब जो रिकरेंस रेट है उसको घटाया जा सकता है। धन्यवाद।